नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 1 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जो कि एक थिंक टैंक है ORF के समान। तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साउथ इंडिया के स्टेट्स में हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा अच्छा क्यों है एज कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स। तीसरे नंबर पे एजिंग ऑफ डैम्स की समस्या से संबंधित आर्टिकल है, यानी डैम जो है इंडिया के बूढ़े हो रहे हैं, क्या किया जाए। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। कंपेयर द एफिकेसी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन साउथ इंडिया स्टेट्स एंड नॉर्थ इंडिया स्टेट्स। नॉर्थ इंडिया स्टेट्स और साउथ इंडिया के स्टेट्स में हेल्थ केयर की एफिकेसी को आपको कंपेयर करना है और आपको यह भी बताना है साउथ इंडिया के स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म क्यों किया है, क्या रीजंस हैं। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वैक्सीन डिप्लोमेसी से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की। देखो, अभी तक DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे देश में 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है। एक कोविशील्ड वैक्सीन, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, और दूसरा कोवैक्सीन, इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा। कोविशील्ड की बात करें, देखो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है उसको नाम दिया गया है कोविशील्ड। मतलब साइंस यानी रिसर्च जो है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, और एस्ट्राजेनेका जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने राइट्स परचेज कर लिए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। बाद में इसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने करार किया हमारे देश की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इस वैक्सीन का दूसरे नाम ये भी हैं, जैसे AZD1222। हमारे देश में इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। अगर बात करें कोवैक्सीन की, ये पूरी तरह से घरेलू वैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन अभी तीसरे फेज का डेटा नहीं आया है। बट अभी तक की स्टडी में ये साफ हो चुका है ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है इस वैक्सीन का। अगर देखो इन दोनों वैक्सीन के बीच में डिफरेंसेस की बात करें, कोवैक्सीन जो है ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। मतलब कि होता क्या है, वायरस को एक सूटेबल कल्चर में उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है और बाद में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ताकि जब वो पेशेंट को दिया जाए तो नुकसान ना पहुंचा सके, गलती से भी उस वायरस की वजह से डिजीज हो ना जाए। बट इम्यूनिटी बॉडी की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि एक्चुअल में अगर कभी वायरस का अटैक होता है, रियल वायरस का, तो बॉडी उसको झेल सके। और लाइव वैक्सीन जो कि कोविशील्ड वैक्सीन है, इसमें वायरस को पूरी तरह से नहीं मारा गया है। इसमें वायरस जिंदा होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फॉर्म में होता है, अटेन्यूएटेड फॉर्म में होता है, ऐसी फॉर्म में होता है कि वो डिजीज़ नहीं कर सकता। मतलब कोविड-19 नहीं कर सकता। वैक्सीन में वायरस तो होगा लेकिन इतनी कमज़ोर फॉर्म में होगा कि उससे कोविड-19 होगा नहीं। बट धीरे धीरे बॉडी की इम्यूनिटी जरूर स्ट्रोंग हो जाएगी कि जब रियल वायरस का अटैक होगा तो बॉडी झेल जाएगी। तो ये हमने बात की इंडिया की कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में। अब बात करते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में। वैक्सीन डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? देखो, वैक्सीन डिप्लोमेसी ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी की एक ब्रांच है। इसमें कोई भी देश वैक्सीन की डिलीवरी या फिर वैक्सीन की डेवलपमेंट का सहारा लेता है दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए। काफी बार देखो 2 देश एक साथ आते हैं वैक्सीन को जॉइंटली डेवलप या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए। यह भी वैक्सीन डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। अभी यही देखने को मिल रहा है। हमारे देश ने 16 जनवरी को कोविड-19 की वैक्सीनेशन स्टार्ट की। शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लग रहा है, लेकिन देखो अच्छी बात यह है इस वैक्सीनेशन ड्राइव के स्टार्ट होने के 4 दिनों बाद ही इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों को और इंडियन ओशन में जो कंट्रीज आते हैं उनको फ्री में वैक्सीनेशंस देनी स्टार्ट की। जैसे बांग्लादेश को 20 लाख वैक्सीन्स दी गई, नेपाल को शायद 5 लाख वैक्सीन्स दी गई। इस प्रकार से इंडिया अभी तक इंडियन ओशन में आने वाले देशों को और
अपने नेबरहुड कंट्रीज को 50 लाख फ्री वैक्सीन दे चुका है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की तारीफ हो रही है कि एक तरफ देखो इंडिया की खुद की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, बावजूद इसके इंडिया अपने जो पड़ोसी देश हैं उनका भी ध्यान रख रहा है। बहुत अच्छा, मतलब हमारी सॉफ्ट पावर क्रिएट हुई है इस वैक्सीन डिप्लोमेसी की सहायता से। मतलब इंडिया फ्री में वैक्सीन देके अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर देखो पॉजिटिव पॉइंट्स की हम बात करें, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो यही निकल के आता है इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से, ये इंडिया की बहुत ही वास्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को शो करता है। देखो इवन चाइना भी कोशिश कर रहा है, जहां से कोविड-19 ओरिजिनेट हुआ था, कि अपने जो टाइज हैं, रिश्ते जो हैं दूसरे देशों के साथ रिपेयर किए जाएं फ्री में वैक्सीन देके। लेकिन चाइना इतनी फ्री वैक्सीन नहीं दे पा रहा है जितना कि इंडिया के द्वारा दी जा रही है। जैसे चाइना ने पाकिस्तान को 5 लाख वैक्सीन दी शायद फ्री में, और ये बहुत कम है पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखते हुए। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 22 करोड़ के आसपास, और बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन है 16 करोड़ के आसपास। तो बांग्लादेश को इंडिया ने शुरुआत में 20 लाख वैक्सीन गिफ्ट के तौर पर दी, जबकि चाइना ने पाकिस्तान को 5 लाख वैक्सीन दी। और जबकि देखो दोनों देश, चाइना और पाकिस्तान, ये तो बार बार दावा करते हैं हमारी दोस्ती शहद से मीठी है, समुद्र से गहरी है, माउंट एवरेस्ट से ऊंची है। खैर, चौथा पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है। वर्ल्ड में देखो जो लाइफ सेविंग वैक्सीन हैं वो 60% तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है, यानी पूरे वर्ल्ड में 60% लाइफ सेविंग वैक्सीन इंडिया के द्वारा ही सप्लाई की जाती हैं। तो इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल कर रहा है दूसरे देशों को वैक्सीन डिलीवर करने के लिए, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अपनी माइट यानी अपनी कैपेसिटी को शो करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर को भी शो करता है। कैसे? क्योंकि इंडिया में अभी वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म नहीं हुआ है ना, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अभी तो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगना स्टार्ट हुआ है, और उससे पहले ही अगर इंडिया के द्वारा दूसरे देशों को वैक्सीन दी जा रही हैं तो निश्चित रूप से इसमें इंडिया की जो गुडविल है वो क्रिएट होती है, इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर जो है वो दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस से संबंधित है। देखो इंडियन ओशन रीजन में और इंडिया के नेबरहुड में चाइना लगातार अपनी फुटप्रिंट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, यानी अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के तौर पे इंडिया के इस स्टेप को देखा जा रहा है। इंडिया एक प्रकार से दिखाना चाहता है अपने पड़ोसी देशों को कि देखो मुश्किल की घड़ियों में इंडिया ही आपका साथ निभाएगा, चाइना आपके काम नहीं आएगा। इससे पहले भी नेपाल में अर्थक्वेक आया, सबसे पहले इंडिया ने दस्तक दी राहत का कार्य स्टार्ट करने के लिए। उसी प्रकार से मालदीव को एक बार पानी की आवश्यकता पड़ी थी, वहाँ पे पानी को पीने योग्य बनाने का जो प्लांट है वो बंद हो गया था, तो सबसे पहले इंडिया का एयरक्राफ्ट वहाँ पे पीने योग्य पानी लेकर पहुँचा। इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, इंडिया ने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशंस स्टार्ट किए। तो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं इंडिया की इस वैक्सीन डिप्लोमेसी में, चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। और देखो इंडिया ऐसा कर पा रहा है, उसका एक रीजन ये भी है, इंडिया में कोविड-19 के इन्फेक्शन अभी काफी कम हो गए हैं, तो इसी का फायदा भी इंडिया के द्वारा उठाया जा रहा है। अगर इंडिया में ज्यादा इन्फेक्शन होते तो फिर सरकार पर दबाव होता कि अपने लोगों को तो आप वैक्सीन दे नहीं रहे हो और दूसरे देशों को दे रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है इंडिया में इन्फेक्शंस कम हो गए हैं बहुत ज्यादा, इसलिए सरकार इस चीज का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट है वेस्टर्न, देखो फिलहाल नैरेटिव ये है कि जो अमीर देश हैं वो कोविड-19 की वैक्सीन को मोनोपलाइज कर रही हैं, बट इंडिया इस वेस्टर्न नैरेटिव को धता बता रहा है, यानी फेल कर रहा है वेस्टर्न नैरेटिव को। क्योंकि पूरा वर्ल्ड आज के समय में देखो इंडिया को एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि इंडिया हमें काफी अफोर्डेबल कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि बाकी जो वैक्सीन है ना, जैसे मोडर्ना की, फाइजर की, वो महंगी वैक्सीन हैं, और ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड वाली यानी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ये सस्ती वैक्सीन है और इफेक्टिव भी है। और इंडिया में चूंकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी
पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो खास करके जो गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो नैरेटिव है कि अमीर देश इस वैक्सीन को पहले एक्सेस कर सकेंगे, ये नैरेटिव अब गलत साबित हो रहा है। कुछ पॉइंट्स ऑफ कंसर्न की बात करें। पहला पॉइंट ऑफ कंसर्न है फाइनेंशियल बर्डन। देखो 50 लाख वैक्सीन तो इंडिया के द्वारा गिफ्ट में दी जा चुकी हैं और इस हफ्ते और भी दी जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है इसके बाद क्या और भी वैक्सीन इंडिया गिफ्ट के तौर पर देगा दूसरे देशों को या फिर नहीं देगा? क्योंकि देखो फाइनेंशियल बर्डन तो आता है ना, वैक्सीन को गिफ्ट में देना यानी उसकी कीमत जो है भारत सरकार को चुकानी पड़ेगी। और क्वेश्चंस भी उठाते हैं कुछ, जैसे विपक्षी पार्टीज अभी भी उठा रही हैं कि आप पहले अपने देश के नागरिकों को टीका नहीं लगा रहे हो और वैक्सीन को दूसरे देशों में भेज रहे हो। इवन देखो अभी तक तो सरकार ने यह भी तय नहीं किया है क्या देश के सभी नागरिकों को फ्री में कोविड-19 का टीका लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ये सरकार को अभी डिसाइड करना है। वे फॉरवर्ड की बात करें, इंडिया को देखो अपनी डोमेस्टिक नीड्स और डिप्लोमेटिक कमिटमेंट्स के बीच एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। अदरवाइज और ज़्यादा पॉलिटिक्स होगी, विपक्षी जो पार्टीज़ हैं वो और ज़्यादा क्वेश्चंस रेज करेंगी। और 16 जनवरी से हमारे देश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। तो सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इंडिया में वो लोग जो इस वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनका जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो। वैसे देखो कुछ और वैक्सीन्स को भी जल्द ही हमारे देश में अप्रूवल मिल सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आग लग गई थी जिसमें 5 लोगों की डेथ हो गई थी। तो इंडिया को इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वैसे पूरा जो वर्ल्ड है वो इंडिया की तरफ देख रहा है कि इंडिया की भूमिका अहम होने वाली है इस कोविड-19 की महामारी को ख़त्म करने में। लेकिन फिर भी अगर सप्लाई चेन में किसी प्रकार का डिसरप्शन आता है तो उसके लिए भी इंडिया को तैयार रहना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वैक्सीन डिप्लोमेसी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ केयर सिस्टम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी अलग अलग है। कहीं कहीं फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया के स्टेट्स में हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा है, जबकि नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में हेल्थ केयर सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और वैसे हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब आपके मन में आया होगा कैसे जज किया जाता है कि किसी स्टेट में हेल्थ केयर सिस्टम कितना अच्छा या फिर कितना ख़राब है। देखो ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल की एज अचीव करने से पहले, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के 42 डेज के अंदर अंदर, और टोटल फर्टिलिटी रेट एवरेज तौर पर, मतलब एक महिला के द्वारा एवरेज तौर पर कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि किस स्टेट में हेल्थ केयर सिस्टम कितना इफ़ेक्टिव है। जैसे देखो एग्जाम्पल की बात करें, मध्य प्रदेश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है 48, यानी 1000 में से 48 बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल की एज अचीव करने से पहले। जबकि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है सिर्फ 7। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, यूपी में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है 197। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हम 1000 में नहीं देखते, 1 लाख में देखते हैं। तो 1 लाख में से 197 मदर्स की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के 42 डेज के अंदर अंदर। जबकि केरला में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है 42 और तमिलनाडु में है 63। अगर देखो बात करें कितनी डिलीवरीज जो हैं वो अनट्रेंड पर्सनल के द्वारा की जाती हैं, ये नंबर बिहार में काफ़ी ज़्यादा हाई है और केरला में काफ़ी ज़्यादा कम है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट है 3.2,
यानी एक महिला के द्वारा एवरेज तौर पर अपने जीवन काल में 3.2 बच्चों को जन्म दिया जाता है। और जबकि साउथ इंडिया के स्टेट्स में काफ़ी हद तक टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें बताते हैं कि साउथ इंडिया के स्टेट्स में हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा है एज कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में। क्वेश्चन देखो ये उठता है, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स इतना ही खराब परफॉर्म करते रहे तो कैसे इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 को अचीव कर पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 जो है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग से संबंधित है। इवन राइटर तो ये भी बोल देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले जो गोल्स थे जिन्हें 2000 से लेकर 2015 के बीच में अचीव किया जाना था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इनको इंडिया नहीं अचीव कर पाया क्योंकि नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स ने काफ़ी खराब परफॉर्म किया। अब आपके मन में ये भी आया होगा कि आखिरकार साउथ इंडिया के स्टेट्स ने ये कैसे हासिल किया, मतलब वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, जो हेल्थ केयर के पैरामीटर्स हैं उनमें साउथ इंडिया के स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, कैसे? काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो देखो, इनलाइटेंड पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप इस मामले में काफ़ी ज़्यादा इनलाइटेंड रही हैं। साउथ इंडिया के स्टेट्स में पॉलिटिकल लीडरशिप का फोकस रहा है लोगों के वेलबींग पर, लोगों की अच्छी हेल्थ को इंश्योर करने पर। 1970s से ही, इवन उससे भी पहले, बहुत सारे कैंप्स इस्टाब्लिश किए गए, फैमिली प्लानिंग ड्राइव्स चलाई गई ताकि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सके और कई सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो सरकार सीरियस है ना तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियस होना पड़ता है, उनकी जवाबदेही तय होती है। सरकार सीरियस थी साउथ इंडिया के स्टेट्स में, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा। इवन साउथ इंडिया के स्टेट्स में विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के बीच हेल्दी कंपटीशन चला करता था, आज भी चलता है, और जिन डिस्ट्रिक्ट्स ने अच्छा परफॉर्म किया उनको इनाम दिया जाता था। 5वां पॉइंट, जैसे जैसे समय बीता, 1990s आया तो फैमिली प्लानिंग ड्राइव्स की आवश्यकता ही खत्म हो गई क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए। उसके बाद सरकार को सिर्फ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स में सुधार लाने की आवश्यकता थी, जो कि साउथ इंडिया के स्टेट्स लेकर आए, मतलब वहाँ की सरकारें लेकर आईं, और रिजल्ट ये निकला, तमिलनाडु में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो देखो हमारे देश में लोएस्ट है 1.6, और जर्मनी में कितनी है 1.57, जापान में कितनी है 1.43। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है तमिलनाडु ने इस मामले में। देखो वे फॉरवर्ड की बात करें, ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि वो स्टेट्स जो कि इंपावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स में आते हैं। देखो इस ग्रुप में ना, इंपावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स में 8 स्टेट्स आते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक रूप में काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और जहाँ पर ये इंडिकेटर्स जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये बहुत ज़्यादा है, खराब परफॉर्मेंस है इन स्टेट्स की इन पैरामीटर्स के मामले में। तो इन गवर्नमेंट्स को रियलाइज़ करना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि वो भी साउथ इंडिया के स्टेट्स के बराबर परफॉर्म करें, तभी इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकता है, खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 को, जो वेलबींग एंड पब्लिक हेल्थ से संबंधित है। अभी की जो सरकार है सेंटर में, अभी की सरकार को देखो, यानी बीजेपी को अपने दम पर मेजोरिटी हासिल है, तो सरकार को भी समझना चाहिए कि वो स्टेट्स जो इंपावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स में आते हैं उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति जवाबदेही तय की जाए। बहुत सी चीज़ें देखो ऐसी हैं जो तमिलनाडु में 1970s में स्टार्ट हुई थी, वो चीज़ें शायद अब स्टार्ट होंगी इन 8 स्टेट्स में जो कि इंपावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स में आते हैं। लेकिन देखो अब तो कम से कम इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्थ केयर पर फोकस ना करें या फिर हेल्थ केयर को इग्नोर करें। इन 8 स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को देखो एक बात ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, तमिलनाडु ने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाई प्राइमरी हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव हेल्थ पर फोकस कर कर। प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब ऐसी हेल्थ कि डिजीज़ को होने से ही रोका जा सके, जैसे साफ सफाई है। अगर सैनिटेशन पे फोकस किया जाए तो काफ़ी सारे डिजीज़ को होने से रोका जा सकता है।
तो इसी प्रकार से ये 8 स्टेट्स जो कि इंपावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स में आते हैं, इनको भी प्राइमरी हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स की बात करें। देखो, किसी भी सरकार की हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ये एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारा देश हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम इन्वेस्ट करता है, जबकि देश की जीडीपी का 2.5% हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि देखो हेल्थ जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हेल्थ केयर इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट लाना, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है स्टेट गवर्नमेंट्स की, क्योंकि हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। और देखो, जब विभिन्न स्टेट की गवर्नमेंट्स बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमने ये स्कीम चलाई, हमने हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या इंक्रीज कर दी, तो ये जनरलिटीज़ वाली बात जो की जाती है ना, इससे कुछ निकलने वाला है नहीं। तो विभिन्न स्टेट की गवर्नमेंट्स को आउटकम पे फोकस करना चाहिए, नंबर्स पे फोकस करना चाहिए कि भाई आपने जो स्कीम्स चलाई हैं उससे क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है। अगर नहीं हुई है तो क्या फ़ायदा, आपने इतने सारे हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या इंक्रीज कर दी, कहीं ना कहीं तो कमी है ना। तो आप उस कमी को दूर करो, आउटकम पे आप फोकस करो। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जा सकता है, देखो बहुत सारी सरकारें ऐसा करती हैं, पीस मील अप्रोच अपनाती हैं, सिर्फ दिखाने के लिए हमने ये स्कीम चलाई, हमने वो स्कीम चलाई, पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, वोट्स हासिल करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में हेल्थ केयर इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने पर उनका फोकस नहीं होता और इसी से नुकसान होता है। होना ये चाहिए, मतलब देखो कोई शॉर्टकट नहीं है हेल्थ केयर इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने का। सरकार का फोकस चाहिए और कंसिस्टेंट फोकस चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हाँ एक महीने में, एक साल में सिचुएशन जो है वो पलट जाएगी। सरकार का कंसिस्टेंट फोकस चाहिए इस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पर, तभी वो स्टेट्स जो हेल्थ केयर इंडिकेटर्स के मामले में पिछड़े हुए हैं वहां पर हेल्थ केयर इंडिकेटर्स को इंप्रूव किया जा सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्रॉब्लम ऑफ एजिंग डैम्स के बारे में है, यानी कि बूढ़े हो रहे डैम्स की समस्या से संबंधित ये आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, डैम्स और रिजर्वर्स के बारे में ये कहा जाता है कि फ्यूचर की वाटर नीड्स को सिक्योर करते हैं डैम्स एंड रिजर्वर्स। बट हाल फिलहाल की कुछ स्टडीज़ और डेटा ये शो करते हैं कि वो हमारी वाटर सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? देखो, मान लीजिए डैम है, डैम में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नीचे नीचे काफ़ी मिट्टी जमा होनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, इसे सिल्ट कहा जाता है। अब जैसे जैसे ये सिल्ट बढ़ती जाती है तो फिर डैम में वाटर स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो भी कम होना स्टार्ट कर देती है, हो जाती है। मान लीजिए इतनी तो सिल्ट जमा हो गई, तो पानी तो सिर्फ इतना इतना ऊपर ऊपर आएगा ना, यहाँ तक तो पानी आएगा नहीं, नीचे तो सिल्ट है। तो इस हाई सिल्टेशन रेट के कारण बहुत सारे डैम्स जो हैं वो देखो हमारे देश में समय से ही पहले बूढ़े हो रहे हैं। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं। देखो, पूरे वर्ल्ड में बड़े डैम्स अगर बनाने की बात आए तो इंडिया का जो रैंक है वो 30वें नंबर पे है। हमारे देश में टोटल अभी तक 5200 के आसपास बड़े डैम्स बनाए गए हैं और इनमें से 1100 बड़े डैम्स ऐसे हैं जिनकी एज 50 साल से ऊपर है और इनमें से काफ़ी सारे बड़े डैम्स तो ऐसे हैं जिनकी एज 120 साल से भी ऊपर है। 2050 आते आते ऐसे डैम्स की संख्या 4400 को पार कर जाएगी। इसका मतलब देखो ये है 2050 आते आते हमारे देश के 80% जो डैम्स होंगे उनकी एज 50 साल से लेके 150 साल के बीच में होगी। ये तो हमने बात की बड़े डैम्स की। और देखो, मीडियम एंड जो माइनर डैम्स हैं उनकी सिचुएशन तो और भी ख़राब है। उनका सेल्फ लाइफ काफ़ी कम होता है एज कंपेरिजन टू लार्ज डैम्स। कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे कृष्णाराज सागर डैम, इसे बनाया गया था 1931 में, अब ये 90 साल पुराना है। मेटूर डैम कावेरी रिवर के ऊपर है, इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था 1934 में, अब ये 87 ईयर्स ओल्ड है। दोनों जो रिजर्वर्स हैं, कृष्णराज सागर डैम और मेटूर डैम, ये देखो वाटर स्केर्स कावेरी रिवर बेसिन में हैं।
जैसे जैसे डैम्स की एज बढ़ती है, जैसा हमने डिस्कस किया, डैम में या फिर रिजर्वर में नीचे नीचे सिल्ट जो है वो वाटर को रिप्लेस करती जाती है और स्टोरेज कैपेसिटी सेम नहीं रहती। जब देखो ये डैम्स यानी रिजर्वर्स बने थे तो उस समय स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा थी, लेकिन आज उतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है क्योंकि आज नीचे नीचे सिल्ट जमा हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट में ये कहा जाता है, देखो डिज़ाइन है उसमें भी गड़बड़ी है, इसी वजह से सिल्टेशन रेट इंडिया के डैम्स में ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर भाखड़ा डैम, जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1948 में और इसे ओपन किया गया 1963 में, हाई सिल्टेशन रेट होने के कारण भाखड़ा डैम की देखो सिल्टेशन रेट शुरू में जितना सोचा गया था उससे 139.86% हायर है। तो इस वजह से पहले सोचा गया था ये डैम फंक्शन करेगा 88 ईयर्स तक, लेकिन अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये डैम फंक्शन करेगा सिर्फ 47 ईयर्स तक। 47 ईयर्स तो लेकिन हो ही गए ना, 1963 में ओपन हुआ था तो कितने साल हो गए, 37 प्लस में 20, 57 ईयर्स तो हो ही गए। इसके अलावा देखो राइटर ये कहते हैं हीराकुड डैम, मैथन डैम, गोड डैम, इनकी सिल्टेशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। नंबर्स आपको इतना ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और देखो जो डिज़ाइन में गड़बड़ी रहती है उसका एक रीज़न ये भी है सेडिमेंटेशन साइंस की कम समझ होना। डिज़ाइन देखो रेट ऑफ सिल्टेशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं और स्टोरेज कैपेसिटी, लाइव स्टोरेज कैपेसिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए स्टोरेज स्पेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से कम होता जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन के अनुसार सिल्टेशन रेट होता नहीं, सिल्टेशन रेट ज़्यादा होता है, तो इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी अनएक्सपेक्टेड रूप से ज़्यादा तेज़ी से कम होती जाती है। ये देखो काफ़ी गंभीर इशू इसलिए भी है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डैम में नीचे नीचे सिल्ट है, स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई है, तो इस वजह से अब आसपास के किसानों को कम पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा डैम से। अब कम पानी अगर मिलेगा तो किसान अच्छे से इरिगेशन नहीं कर सकेंगे, फसलों की जो पैदावार है वो कम हो जाएगी। हो सकता है किसान ग्राउंड वाटर को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे, ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाएगा। फसलों की अगर पैदावार प्रभावित होगी तो किसानों की इनकम पर असर पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम इसके हो सकते हैं जब डैम्स की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, सिल्टेशन रेट बढ़ जाती है। बट उतना ज़्यादा फोकस अभी सरकार का है नहीं इस इश्यू पर। इवन लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये भी बोलते हैं, देखो अगर डैम्स की स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है तो फिर बाढ़ को रोकने का जो कशन होता है वो भी कम हो जाता है। जैसे देखो भरूच, केरला, चेन्नई, यहाँ पर बाढ़ आई अलग अलग समय में। जैसे भरूच में बाढ़ आई 2020 में, केरला में 2018 में, चेन्नई में 2015 में। एक जो रीज़न दिया गया वेरियस एक्सपर्ट्स के द्वारा वो ये भी था कि डैम्स की कैपेसिटी लो होने के कारण वो बारिश के पानी को ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं कर सके, रिजर्वर से पानी को रिलीज करना पड़ा और जिस वजह से बाढ़ आ गई। और ये क्यों हुआ? एक रीज़न ये भी है कि सिल्टेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से, सिल्ट ज़्यादा है इन डैम्स में और सिल्ट ज़्यादा होने की वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो गई है। तो आवश्यकता ये है सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना चाहिए इस सिचुएशन को अर्जेंटली हैंडल करने के लिए। ये देखो आपके सब्जी वाले भी आ गए, डिस्कशन हमारी समाप्त हो गई। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।